गाइस आज हम लोग बात करेंगे हुमायूं के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बाबर के बारे में। बाबर के ने का जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में जाने थे। उसने कितने युद्ध लड़े, कहाँ-कहाँ उसे सफलता मिली उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग दूसरा जो है शासक के बारे में जानेंगे, जो कि बाबर का पुत्र हुमायूं है। बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हुमायूं के जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसका युद्ध के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखिए इसका प्रारंभिक जीवन में बता दें कि हुमायूं का जो पिता बाबर थे। हुमायूं का जो पिता बाबर थे और उनकी माँ का नाम जो था महम अनगा जो था उनके माँ का नाम था। हुमायूं का जो पिता हुए वो बाबर हुए और उनकी माँ का नाम जो है वह महम अनगा का वो पुत्र थे। और हुमायूं का अर्थ जो होता है, हुमायूं शब्द का जो अर्थ होता है वह भाग्यवान होता है। भाग्यवान का मतलब लक्की होता है, भाग्यशाली होता है। इसको आप लक्की कह सकते हैं। इसको आप इसको आप लक्की कह सकते हैं। देखिए हुमायूं का नाम, हुमायूं जो शब्द है उसका मतलब लक्की होता है, लेकिन सच में हुमायूं जो था वो लक्की नहीं था। सच में जो हुमायूं था वह लक्की नहीं था। एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है नेलपुल, जिसका नाम है, तो एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है लेनपुल। देखिए हम लिखते हैं, उनका नाम है लेनपुल। लेनपुल ने कहा कि हुमायूं का जो जन्म, हुमायूं कहते हैं, हुमायूं के बारे में नेलपुल कहते हैं कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया ठीक उसी तरह उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। मतलब कि जो हुमायूं था उसके जीवन में स्थिरता नहीं रहा। वह गिरते पड़ते जन्म लिए और गिरते फिरते ही उनका मृत्यु हो गया। उनका जीवन बड़ा ही दुख में रहा, उनका जीवन अच्छा नहीं रह सका। तो हुमायूं का वर्ड का मतलब कभी कभी आता है तो वह मतलब होता है भाग्यशाली। लेकिन इतिहासकार लेनपुल जो है बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इनके जो जीवन के बारे में टिप्पणी करते हैं कि यह सिर्फ नाम का भाग्यशाली था, इनके जीवन जो है कष्टपूर्ण भरे रहे। तो हम लोग इस जाने कि उनके पिता कौन थे और माँ कौन था। तो पिता जो थे बाबर और माँ महम अनगा। हुमायूं शब्द का अर्थ जो होता है भाग्यशाली, भाग्यवान होता है। इतिहासकार नेलपुल ने कहा कि वह सिर्फ नाम मात्र का ही भाग्यशाली था, उनका जीवन बहुत कष्टप्रद था। हुमायूं का जो पूरा नाम था वह नाम था नसरुद्दीन हुमायूं। नसरुद्दीन हुमायूं, हुमायूं का जो पूरा नाम है वह पूरा नाम था नसरुद्दीन हुमायूं, जो कि गद्दी पे बैठते हैं कब, 23 दिसंबर 1950 को, 1513 को, 1530 ईस्वी को, 1530 ईस्वी को, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं जो हैं वह गद्दी पे बैठते हैं आगरा में बैठते हैं। आगरा में बैठते हैं क्योंकि 1530 में होता क्या है कि जो बाबर थे, बाबर का मृत्यु हो जाता है। और जिस बाबर का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद जो है वह हुमायूं राजा बनते हैं। कब बनते हैं? 29 दिसंबर 1530 को, 29 दिसंबर 1530 को राजा बनते हैं। आगरा में उनका राज्याभिषेक होता है। हुमायूं का जो राज्याभिषेक है वो आगरा में होता है। जिस समय उनका राज्याभिषेक हो रहा था उस समय हुमायूं मात्र 23 वर्ष के थे, 23 ईयर्स के। वह जो थे 23 वर्ष की अवस्था में थे। सिंहासन पर बैठे। एक चीज और है कि जब वो सिंहासन पे बैठे, जब वह राजा बने, उससे पहले वह क्या थे कि उसके पहले एक सूबेदार थे। सूबेदार का मतलब होता है एक छोटा सा प्रांत का मालिक थे, है ना। जो उस सूबेदार का नाम था, वो जो जिस सूबे का उसका नाम था वो था बदखासा का जो सूबेदार हुआ करते थे। हुमायूं अपने गद्दी से बैठने से पहले वह बदखासा नाम के प्रांत का वो क्या थे कि सूबेदार हुआ करते थे।
उसके बाद जो है अपने पिता बाबर ने कहा था, उनके पिता जो बाबर हैं, बाबर ने कहा था कि जो राजगद्दी है, उस राजगद्दी को चारों भाई में, राजगद्दी जो हुमायूं को आदेश दिया गया था बाबर के द्वारा कि जो राजगद्दी है, जो राज होगा, राज सत्ता होगा, वह चारों भाई में बांट देना है। हुमायूं ने भी वैसा ही किया, क्योंकि हुमायूं जो थे बड़े भाई थे। आपको पता है कि बाबर के 4 पुत्र थे, तो बाबर ने कहा कि जो राजगद्दी होगा वह चारों भाई में बांट दिया जाएगा। हुमायूं भी अपने पिता की बात, मतलब बाबर की बात को माना और इसने राजगद्दी को बांटा और सभी भाइयों को अलग अलग प्रांत दे दिए। यहाँ तक कि वह अपने चचेरे भाई को भी प्रांत दिया। जहाँ बदखासा जहाँ की हुमायूं राजा थे, राजा बनने से पहले जहाँ का सूबेदार हुआ करते थे, उसी प्रांत को जो हुमायूं थे वो अपने चचेरे भाई को दे देते हैं। उनके जो चचेरे भाई को वह अपने प्रदेश को दे देते हैं। उनके चचेरे भाई का नाम सुलेमान था। उनके जो चचेरे भाई थे, चचेरे भाई का नाम सुलेमान था। अपने पिता कहते हैं, अपने पिता बाबर के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज का बंटवारा किया, अपने राज को चारों भाइयों में बांट दिया। उसने कामरान को काबुल और गंधार दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस 4 भाई था जिसमें कामरान को कहाँ दे दिया, काबुल और कंधार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कामरान को कहाँ कहाँ कौन सा प्रांत मिला था, तो काबुल और कंधार। मिर्जा मिर्जा अस्करी जो उसका तीसरा भाई था, मिर्जा अस्करी को संभल, जो मिर्जा अस्करी थे उनको दे दिया गया संभल। मिर्जा हिंदाल को, जो मिर्जा हिंदाल थे उनको अलबर और मेवाड़ दिया गया। याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामरान को कहाँ से गद्दी दिया गया, कहाँ का राजा बना दिया गया, तो कामरान को काबुल और कंधार को, अमरान जो कामरान थे उनको काबुल और कंधार दे दिया गया। उसी प्रकार से जो अस्करी को संभल दिया गया। हिंदल को अलवर और मेवाड़ की जागीर दे दिए गए। यहाँ तक जो चचेरे भाई, मैंने अभी बताया कि जो चचेरे भाई थे जिनका नाम था सुलेमान, चचेरे भाई जिनका नाम सुलेमान था, सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदखासा नामक प्रदेश दे दिया। बदखासा वही प्रदेश था जहाँ हुमायूं अपने राजा बनने से पहले सूबेदार हुआ करते थे। तो इस तरह से पिता के आज्ञा से जो हुमायूं राज्य को अपने चारों भाइयों में बांट दिया और जहां वह राजा बनने से पहले जहां का वो सूबेदार था बदखासा, वह अपने चचेरे भाई सुलेमान को दे दिया। 1533 में हुमायूं ने दिन पनाह नामक एक नए नगर का निर्माण किया था। जो 1533 ईस्वी में क्या हुआ था, 1533 ईस्वी में कि हुमायूं ने दिन पनाह नाम का एक नए नगर का स्थापना किए थे। 1533 में हुमायूं ने दिन पनाह नाम का एक नए नगर का निर्माण किए थे। हुमायूं का जो जीवन है उसका जो जिंदगी, हुमायूं की जिंदगी के जो जीवन है उसको वर्णन किया गया है एक पुस्तक में जिसका नाम है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा जो है हुमायूं की जीवनी है। हुमायूं नामा जो हुमायूं का जीवनी है जिसको लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। इसको लिखा गया है गुलबदन बेगम के द्वारा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं का जो जीवन का वर्णन कहाँ मिलता है, तो वह हुमायूं नामा मिलता है। हुमायूं नामा का लेखक कौन है, तो हुमायूं नामा का जो लेखक है गुलबदन बेगम है। और साथियों हम आपको ये बता दें कि जो हुमायूं था वह हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास किया करते थे। हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करते थे, इसीलिए वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग तरह का कपड़े पहना करते थे। अगला स्टार में हमने लिखा है हुमायूं ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिनों में
अलग रंग के कपड़े पहनने का नियम बना था। उसका नियम था कि हर डे पर डे जो उसका कपड़ा अलग होगा, वस्त्र अलग होंगे, क्योंकि वो ज्योतिष विद्या में विश्वास करता था। उसको मानना हो ऐसा मानना था कि इस दिन इस कपड़े पहनने से फायदा होता है, कुछ जो है ग्रहें सही होती है। तो अब हम लोग जानेंगे कि उसने युद्ध कहाँ-कहाँ किया। अब उस युद्ध के बारे में जानेंगे। ये जो था हम लोग का प्रारंभिक जीवन के बारे में था। तो गाइस अब हम लोग जानेंगे कि हुमायूं ने कहाँ-कहाँ युद्ध किए थे। हुमायूं के युद्ध के बारे में अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हुमायूं का युद्ध कहाँ-कहाँ हुआ था उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए, जो हुमायूं था, हुमायूं ने टोटल 4 युद्ध किए थे। 4 ठो प्रमुख युद्ध किए थे। हुमायूं जो थे वह 4 प्रमुख युद्ध किए थे। पहला जो युद्ध हुआ था हुमायूं का, वह देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध 1531 ईस्वी में हुआ था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना पड़ेगा, हम सबको याद रखना बहुत जरूरी है कि देखिए देव कितने हुमायूं ने युद्ध किया था। तो हुमायूं ने टोटल 4 युद्ध किए थे, जिसमें से पहला युद्ध था देवरा का युद्ध जो कि 1531 ईस्वी में हुमायूं लड़ा था। उसके बाद का जो है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में लड़ा। बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा। और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। अब देखिए, कुछ जो प्रमुख युद्ध हुए और कुछ प्रमुख घटनाएं हुई उनके बारे में जानते हैं। पहला जो युद्ध हुआ जिससे बहुत सारी घटनाएं जुड़ा हुआ है हुमायूं के जीवन में, चौसा का युद्ध। युद्ध में सबसे ज्यादा जो दिक्कत पहुंचाया हुमायूं को वह 2 युद्ध था। एक था चौसा का युद्ध और दूसरा जो युद्ध था वह था बिलग्राम का युद्ध। ये दोनों युद्ध के कारण जो हुमायूं का राज था उसको बहुत ही हानि पहुंचा। अब देखिए, चौसा का जो युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध शेरशाह यह जो युद्ध था वह शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। ये जो चौसा का युद्ध में कौन कौन लोग थे, तो एक शेरशाह थे और हुमायूं था। इस युद्ध में क्या हुआ, तो शेरशाह विजयी हुए। शेर खां जो थे, शेर खां, उनका जो है शेरशाह से पहले नाम था शेर खां। शेर खां और हुमायूं जो है इस युद्ध में लड़े, चौसा का युद्ध में लड़े, जिसमें जो शेर खां था वह विजयी हुआ। शेर खां इस युद्ध में विजयी होता है। और जब इस युद्ध में, चौसा के युद्ध में, जब शेर खां चौसा के युद्ध में विजयी हो जाता है तो वह क्या करता है कि शेर खां की या शेर खां देखिए, एक बात समझिएगा कि जो शेर खां जो था चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद, शेर खां चौसा के युद्ध में विजयी होने के बाद शेरशाह बन जाता है। मतलब है कि शेर खां जो है वह शेरशाह कब बनता है, यानी कि शेरशाह का उपाधि कब धारण करता है, तो चौसा का युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध जो है 25 जून 1539 में हुआ। उस युद्ध के बाद क्या होता है कि शेर खां जो है शेरशाह बदल जाता है, शेरशाह का उपाधि धारण कर लेता है। गाइज, इस युद्ध में क्या होता है, इसी युद्ध में हुमायूं क्या करता है कि कर्मनाशा नदी को पार कर, जो तैरकर पार कर जाता है। इस युद्ध में जो हुमायूं है वह कर्मनाशा नदी था। जब हुमायूं पराजित हो गया तो हुमायूं जो है भाग जाता है और वह कर्मनाशा नदी को तैर करके पार हो जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ वह था बिलग्राम या कनौज का युद्ध। वह था बिलग्राम या कनौज का युद्ध। यह युद्ध 17 मई 1540 को हुआ। इसमें शेर खां और हुमायूं का जो है पक्ष था। यह युद्ध जो था शेर खां और हुमायूं के द्वारा लड़ा गया। बिलग्राम का जो युद्ध हुआ, इस बिलग्राम के युद्ध में 17 मई 1540 को हुआ, जिसमें शेर खां और हुमायूं जो थे दोनों के बीच में हुआ। शेर खां विजयी हो गए। जो शेर खां था वह विजयी हो गया और
शेर खां क्या करता है कि जब विजयी होता है, तो विजयी होने के बाद वह आगरा और दिल्ली पे कब्जा कर लेता है। आगरा और दिल्ली पर जो है शेर खां कब्जा कर लेता है। और इसी युद्ध से क्या होता है कि हुमायूं भाग जाता है। इसी युद्ध से हुमायूं जो है हारने के बाद भाग जाता है। जब हुमायूं भाग जाता है तो शेर खां को यानी कि शेर शाह जो है वह दिल्ली जाता है और दिल्ली और आगरा पे जा करके वह शेर खां या शेर शाह क्या करता है कि कब्जा कर लेता है। कब्जा कर लेता है। और हुमायूं जो है इस युद्ध के बाद भागकर कहाँ जाता है, तो हुमायूं जो है इस युद्ध के बाद भाग करके सिंध चला आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ चला जाता है, सिंध को जो है चला जाता है, जहाँ 15 वर्ष तक रहता है। वह सिंध जाता है और वह शेर शाह के विरुद्ध में जो है शेर शाह के विरुद्ध में अपना सेना तैयार करता है, सपोर्ट मांगता है वहाँ के जो शासक था उन शासक से। और 15 साल तक वह सिंध में अपना जो है गुजारता, अपना समय 15 साल तक वह सिंध में गुजारता है। और इस 15 साल तक वह घुमकड़ों जैसा निर्वासित जीवन जीता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल तक सिंध में, 15 साल तक, और कैसा जीवन, निर्वासित जीवन जीता है, जिसको अपना ही घर से निकाल दिया गया हो ऐसा जिंदगी जो है वह जीता है। देखिए, चूंकि यहाँ से जब वो से हुमायूं भागा था तो हुमायूं भाग तो गया यहाँ से, लेकिन हुमायूं के मन में शेर शाह को पराजित करने का तमन्ना अभी तक भी था। शेर शाह को पराजित करने का तमन्ना था। और उसने क्या किया कि 1543 ईस्वी में भागते भागते 1540 में चूंकि यहाँ से निकल चुका था, और 1543 को मतलब 3 साल के बाद वह जो है क्या होता है कि ईरान पहुंच जाता है। वह ईरान पहुंच जाता है और वहां जाकर के ईरानी शासक ईरान पहुंचता है। 1543 ईस्वी में क्या होता है कि हुमायूं ईरान पहुंच जाते हैं। और वहां से पहुंचने के बाद वहां का जो शासक होता है जिसका नाम होता है तहमासप तहमासप प्रथम तहमासप प्रथम जो है तहमास्प प्रथम ने है जो कि सहायता लेता है। और सहायता लेकर तहमास प्रथम की सहायता लेता है। तहमास प्रथम के सहायता लेने के बाद वह क्या करता है कि दिल्ली और लाहौर पे फिर से जो है आक्रमण कर देता है और विजयी हो जाता है। आक्रमण करता है और विजयी जो है हो जाता है, दिल्ली और लाहौर पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली और लाहौर पर जो है जो क्या करता है कि आक्रमण कर देता है और वो विजयी भी हो जाता है। इसी बीच में यह जो आक्रमण करता है उस सरहिंद का युद्ध होता है, क्योंकि 1543 में उसको सपोर्ट मिल चुका था किसका, ईरान के शासक के। और ईरान के शासक के सपोर्ट से वह दिल्ली और लाहौर पे जो है क्या करता है कि अपना अधिकार कर लेता है। 1555 में सरहिंद का संधि होता है हुमायूं और सूरी शासक सिकंदर के बीच में। 1555 में सरहिंद का संधि होता है। यह संधि हुमायूं और सूरी शासक सिकंदर के बीच में होता है। यह जो युद्ध होता है सिकंदर और हुमायूं के बीच में होता है, जिसमें हुमायूं विजयी हो जाते हैं और पुनः दिल्ली की गद्दी पर जो है फिर से विराजमान हो जाते हैं, फिर से जो है उस गद्दी पे आ जाते हैं। उस गद्दी पे फिर से जो है हुमायूं क्या करता है कि अपना शासन करना शुरू कर देता है। और यहीं से क्या होता है, यहाँ दिल्ली पे उनको दिल्ली पर हुमायूं को इसलिए जो है वो सफलता पाते हैं क्योंकि उन्हें ईरान के शासक का सहायता प्राप्त था। ईरान के शासक की सहायता प्राप्त होने के कारण क्या होता है कि वह दिल्ली को फिर से जो है जीत सकते हैं। और जुलाई 1555 में 1555 से जनवरी 1556 तक दोबारा जो है दिल्ली पर 6 माह के लिए फिर से हुमायूं क्या होते हैं कि राजा बन जाते हैं। मात्र 6 महीने के लिए क्या होता है कि जुलाई 1555 चल रहा होता है, क्योंकि
यह जो सरहिंद का युद्ध होता है, और सरहिंद के युद्ध के बाद वो हुमायूं जो है विजयी हो जाते हैं। विजयी होने के बाद दिल्ली पर उनका शासन हो जाता है। जब दिल्ली पर उनका शासन होता है तो जब 15 जुलाई 1555 होता है। 1555 से जनवरी 1556 तक दोबारा 6 महीने के लिए वो क्या होते हैं कि राजा बनते हैं, दिल्ली के शासक जो हैं वो बनते हैं। और उसके बाद 1 जनवरी 1556 हुमायूं के जीवन में एक ऐसा दिन आता है। 1 जनवरी 1556 हुमायूं को पहला जनवरी 1 जनवरी 1556 जो है हुमायूं के जीवन में एक ऐसा दिन आता है कि क्या होता है कि हुमायूं को मृत्यु प्राप्त करने पड़ते हैं। हुमायूं के द्वारा हुमायूं खुद एक भवन का निर्माण किए थे, एक नगर का निर्माण किया था, एक भवन बनाए थे, दिन पनाह भवन बनाए थे। और उसमें एक लाइब्रेरी बनवाए थे, एक पुस्तकालय बनवाए थे। याद रखिएगा, दिन पनाह भवन में एक पुस्तकालय था जिनका नाम था शेर मंडल, जिनका नाम था शेर मंडल। शेर मंडल के पुस्तकालय का जो शेर मंडल नामक पुस्तकालय था, उसी के सीढ़ी से जो हुमायूं गिर जाते हैं, और गिरने के बाद हुमायूं को मृत्यु हो जाता है। बस समझिएगा, 1 जनवरी 1556 को हुमायूं क्या करते हैं कि वो जो है दिन भवन था, दिन पनाह भवन के में स्थित एक पुस्तकालय था, उस पुस्तकालय के सीढ़ियां से गिर जाते हैं और उनको मृत्यु हो जाता है। उनको जो है मृत्यु हो जाता है, वो डेथ कर जाते हैं। गिरने के कारण, सीढ़ी से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और उसका मकबरा उसकी पत्नी हमीदा बानो ने बनाई है। जो ये है हुमायूं का जो मकबरा है, हुमायूं का मकबरा उनकी पत्नी के द्वारा, हमीदा बानो के द्वारा दिल्ली में ही बनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है। तो गाइज, हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में ही है, और उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा यह मकबरा बनाया गया था। इसके जीवन पे, इस हुमायूं के जीवन पे एक इतिहासकार होते हैं जिनका नाम है नील पुल। वो कहता है कि हुमायूं जो था वह ठोकर खाते हुए जन्म लिया और ठोकर खाते हुए मर गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि इतिहासकार नीलपुल ने कहा है कि वह मतलब हुमायूं, वह जीवन भर ठोकर खाते रहा और ठोकर खाकर ही मर गया। ठोकर खाते हुए रहा और जीवन भर वह ठोकर खाते रहा और खाते हुए ही मर गया। तो इस तरह से गाइस हम लोगों ने हुमायूं के जीवन को देखा, उनके प्रारंभिक जीवन को, हुमायूं ने कहाँ कहाँ कितने युद्ध किए, उनके जीवन को हम लोग उस युद्ध को देखा कि उस युद्ध में क्या हुआ उसको देखा। अभी तक हम लोग जो है पूर्ववर्ती मुगल काल के दो राजा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग तीसरे राजा के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप सबसे मेरा बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे भाई बहनों कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है यह क्लास 7 से लेकर 12 तक एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अवेलेबल है। इसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स के वीडियो मिल जाएंगे, आपको 11 12 का मैथ मिल जाएगा, 10th का मैथ मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट। तो 10th तक सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, 12th क्लास का मैथमेटिक्स मिलेगा, और आपका जो कंपटीशन है उसका एडवांस मैथ, जनरल मैथ, और साथ ही साथ में आपको जीएस जीके जीएस का भी जो वीडियो मिल जाएगा। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।